स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर आरिफ शेख और मैं आज लाया हूं आपके लिए TY BCom का नेक्स्ट चैप्टर गेन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, जिसमें हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड। ठीक है, यहाँ पर भी ये कंसेप्ट जो है टू कंट्री के ऊपर है और टू कमोडिटी के ऊपर है। हाउ दे ट्राई टू डू द ट्रेड, हाउ दे एक्सचेंज देयर कमोडिटी विथ ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे टू कंट्री है, टू कमोडिटी है। अब हम देखेंगे यहाँ पर रेसिप्रोकल डिमांड, उसका मतलब यहाँ पर दिया है द स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी ऑफ वन कंट्री डिमांड फॉर अदर कंट्री कमोडिटी। इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है डिमांड फॉर अदर कंट्री कमोडिटी इन एक्सचेंज फॉर इट ओन गुड्स। अगर वो अपना ओन गुड्स एक्सचेंज करता है वेरियस प्राइस पे। तो जरा इसको, ये कंसेप्ट को मैं आपको इजी वे में समझाता हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, इंडिया को अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, इंडिया और जर्मनी, तो इंडिया जो है अगर स्पाइसेस एक्सचेंज करेगा ऑटोमोबाइल के बदले, तो वो सबसे पहले अपने कंट्री में चेक करेगा कि ऑटोमोबाइल का डिमांड कौन सा है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑटोमोबाइल का डिमांड कौन सा है। यहाँ पर दो डिमांड की बात होगी। फर्स्ट है इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड का मतलब है कि प्राइस चेंज होगा तो डिमांड भी चेंज हो जाएगा। प्राइस चेंज होगा तो डिमांड चेंज हो जाएगा, मतलब कि प्राइस अगर बढ़ गया तो डिमांड हो सकता है गिर जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इलास्टिक डिमांड है। क्या फिर इन इलास्टिक डिमांड है ऑटोमोबाइल का इंडिया में? इन इलास्टिक डिमांड का मतलब कि प्राइस जितना बदलना चाहे बदलने दो, डिमांड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिमांड नो चेंज, डिमांड अपना जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। तो पहला ये कॉन्सेप्ट को समझो, इलास्टिक डिमांड एंड इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया कि इंडिया का एग्जांपल लेते हैं हम लोग स्पाइसेस और जर्मनी का ऑटोमोबाइल। तो इंडिया अगर स्पाइसेस एक्सचेंज कर रहा है, ऑटोमोबाइल के बदले दे रहा है, तो वो देखेगा कि डिमांड कौन सा है ऑटोमोबाइल का उसके कंट्री में, क्या इलास्टिक डिमांड है या इन इलास्टिक डिमांड है। अगर इलास्टिक डिमांड होगा, अगर इलास्टिक डिमांड होगा तो यहाँ पर इंडिया क्या बोलेगा कि मैं आपको कम स्पाइसेस दूंगा और ज़्यादा ऑटोमोबाइल चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसका यहाँ पर ऑटोमोबाइल का डिमांड चेंज हो सकता है, प्राइस चेंज हुआ तो इतना ज़्यादा डिमांडेड नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इन इलास्टिक डिमांड होगा तो इंडिया विल रेडी टू ऑफर गिव मोर स्पाइसेस, ज़्यादा स्पाइसेस ऑफर करेगा, क्योंकि पब्लिक डिमांड कर रही है यहाँ पर ऑटोमोबाइल का। दैट्स अ रीज़न ही विल ऑफर मोर, मतलब ज़्यादा। क्लियर? तो यहाँ पर आई होप आप लोग को समझ में आया कि रेसिप्रोकल डिमांड का मतलब स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी ऑफ वन कंट्रीज डिमांड फॉर अदर कंट्री कमोडिटी। अभी वन कंट्री मतलब मान लो इंडिया डिमांड कर रहा है अदर कंट्री का कमोडिटी, जैसे ऑटोमोबाइल, इन एक्सचेंज फॉर इट ओन गुड्स, स्पाइसेस, अपना स्पाइसेस वो एक्सचेंज करेगा, लेकिन वो डिपेंड करता है स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी ऑफ वन कंट्री, जो मैंने अभी बताया टू इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी डिमांड एंड इन इलास्टिक डिमांड एट वेरियस प्राइजेस। ठीक है, तो आई होप आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर इंडिया में ऑटोमोबाइल का डिमांड इलास्टिक होगा, मतलब प्राइस चेंज, डिमांड चेंज हो रहा है, उसको पता है कि डिमांड चेंज हो सकता है, डिमांड गिर भी सकता है, तो वो स्पाइसेस ज़्यादा ऑफ़र नहीं करेगा, स्पाइसेस कम ऑफ़र करेगा। लेकिन हाँ, अगर इन इलास्टिक डिमांड है कि प्राइस चेंज होने दो, डिमांड और बढ़ता जाएगा, ठीक है, या डिमांड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो वो अपने जैसा चल रहा है चलते रहेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि इंडिया ज़्यादा ऑफ़र करेगा स्पाइसेस। ठीक है, एग्जाम्पल देखो यहाँ पर दिया है, सपोज देर आर टू कंट्री इंडिया एंड जर्मनी प्रोड्यूसिंग स्पाइसेस एंड ऑटोमोबाइल, फॉलोइंग आर अ टेबल इन टर्म्स ऑफ पर आवर ऑफ लेबर टाइम इन बोथ द कंट्री। लेबर टाइम के हिसाब से ये न्यूमेरिकल एग्जाम्पल दिया है आप लोग को। इंडिया, जर्मनी, स्पाइसेस एंड ऑटोमोबाइल। इंडिया 9 स्पाइसेस 6 ऑटोमोबाइल यहाँ पर दिया है। जर्मनी 10 स्पाइसेस और 10 ऑटोमोबाइल पर आवर लेबर टाइम के हिसाब से बन रहा है। ठीक है,
तो इसका अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे तो ये बन जाएगा 0.66 और ये बन जाएगा 10/10 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑल दो जर्मनी को तो दोनों बेनिफिट्स है, ज़्यादा बना रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, और इंडिया जो है स्पाइसेस ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, ऑटोमोबाइल कम प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि इंडिया जो है उसके पास लेबर सस्ता है, चीप लेबर, और जर्मनी के पास कैपिटल सस्ता है। तो ऑब्वियसली इंडिया स्पाइसेस की तरफ ध्यान देगा और जर्मनी ऑटोमोबाइल की तरफ ध्यान देगा, क्योंकि ऑटोमोबाइल कैपिटल जो है जर्मनी में चीप है और इंडिया में स्पाइसेस में जो लेबर बन लगते हैं वो चीप है। तो दोनों अगर मान लो कि एक्सचेंज करते हैं स्पाइसेस और ऑटोमोबाइल, तो ऑल्दो जर्मनी हैज़ एब्सोल्यूट एडवांटेज इन प्रोडक्शन ऑफ बोथ कमोडिटी, देयर इज स्टिल स्कोप फॉर म्यूचुअल बेनिफिशियल ट्रेड। फिर भी जर्मनी, दोनों फ़ायदा होने के बावजूद भी जर्मनी को अगर इंडिया के साथ कोई बेनिफिट्स मिलता है तो वो ज़रूर इंडिया के साथ ट्रेड करेगा। जर्मनी हैज़ ग्रेटर कंपैरेटिव एडवांटेज इन प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने बोला ऑटोमोबाइल का कंपैरेटिव एडवांटेज इसीलिए है जर्मनी को क्योंकि जर्मनी के पास कैपिटल चीप है, सस्ता है। बोथ कंट्री कैन बेनिफिट फ्रॉम ट्रेड इफ जर्मनी स्पेशलाइज इन प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल एंड इंडिया इन स्पाइसेस। इंडिया स्पाइसेस इसीलिए बनाएगा क्योंकि इंडिया के पास लेबर चीप है, सस्ता लेबर है। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। फिर आगे देखो क्या बोला है, ट्रेड विल बी बेनिफिशियल टू बोथ द कंट्री एज लॉन्ग एज इंडिया गेट मोर देन 0.66 ऑटोमोबाइल फॉर 1 यूनिट ऑफ स्पाइसेस। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि यहाँ पर इंडिया 9 स्पाइसेस और 6, इसका रेशियो आ रहा है 0.66 और इसका रेशियो आएगा 1। अगर इसको इंडिया को कोई 0.66 से ज़्यादा ऑफ़र मिलेगा तो इंडिया उसके साथ ट्रेड करने के लिए तैयार है। वैसे ही जर्मनी गेट मोर देन 1 यूनिट ऑफ स्पाइसेस। जर्मनी को अगर 1 यूनिट ऑफ स्पाइसेस ज़्यादा मिलेगा, 1 यूनिट ऑफ स्पाइसेस से ज़्यादा मिलेगा बाय गिविंग अप लेस देन 1 यूनिट ऑफ ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल कम दे के स्पाइसेस अगर ज़्यादा मिलेगा तो जर्मनी भी ट्रेड करने के लिए रेडी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिर बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। ट्रेड विल बी बेनिफिशियल टू बोथ कंट्री एज लॉन्ग एज इंडिया गेट मोर देन 0.66 ऑटोमोबाइल फॉर 1 यूनिट ऑफ स्पाइसेस। ठीक है ना, तो इंडिया को अगर 0.66 ऑटोमोबाइल से कोई ज़्यादा देने को रेडी है तो इंडिया उसके साथ ट्रेड करेगा, क्योंकि वो खुद के कंट्री में तो बना ही रहा है 0.66 के हिसाब से, बराबर। वैसे ही जर्मनी गेट मोर देन 1 यूनिट ऑफ स्पाइसेस। अगर जर्मनी को 1 यूनिट ऑफ स्पाइसेस से ज़्यादा कोई देगा, ठीक है, बाय गिविंग अप लेस देन 1 यूनिट ऑफ ऑटोमोबाइल, तो जर्मनी भी उसके साथ ट्रेड करने को तैयार है, क्योंकि 1 के रेशियो के हिसाब से जर्मनी तो खुद के कंट्री में बना ही रहा है कमोडिटी। ठीक है, सो इन आवर एग्जाम्पल India will produce and export spices while import automobile from Germany. इंडिया एक्सपोर्ट करेगा स्पाइस को और ऑटोमोबाइल इंपोर्ट करेगा जर्मनी से। लेकिन जैसे मैंने आपको एग्जांपल में समझाया था, इफ़ इंडिया हैज़ इलास्टिक डिमांड फॉर जर्मनी ऑटोमोबाइल, ठीक है, जैसे मैंने बोला था इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है कि अगर प्राइस में बदलाव आया, प्राइस चेंज हुआ तो डिमांड भी चेंज हो जाएगा, डिमांड भी बदल जाएगा। अगर प्राइस चेंज हुआ और डिमांड में बदलाव आ गया, मतलब मान लो कि प्राइस बढ़ रहा है और डिमांड फॉल हो गया, तो इतना कोई ऑटोमोबाइल का फिर इंडिया में डिमांड नहीं है। तो डेट्स अ रीज़न इंडिया विल ऑफर स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ स्पाइसेस फ्रॉम गिवन क्वांटिटी ऑफ ऑटोमोबाइल। ठीक है, तो इन सच केस देखो कम दे के ज़्यादा मिल रहा है ऑटोमोबाइल अगर इलास्टिक डिमांड है तो दिस ट्रेड विल बी फेवरेबल फॉर इंडिया। अगर हम इसका अपोजिट देखें, कन्वर्सली इफ़ इंडिया डिमांड फॉर जर्मनी ऑटोमोबाइल इज इन इलास्टिक, अगर इन इलास्टिक होगा मतलब कि प्राइस चेंज और डिमांड नो चेंज, मतलब डिमांड में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, डिमांड जैसा चल रहा है चलते ही रहेगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, सॉल्ट, नमक का डिमांड इन इलास्टिक है,
प्राइस का कितना भी बढ़ने दो, क्या नमक खाना बंद कर देंगे? नहीं, सॉल्ट ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। तो अगर इन इलास्टिक डिमांड है तो इट विल बी रेडी टू ऑफर लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्पाइसेस, मतलब इंडिया अभी आपको ऑफ़र इंडिया ज़्यादा करेगा, लार्ज क्वांटिटी ऑफ़र कर रहा है स्पाइसेस फॉर गिवन इंपोर्ट ऑफ ऑटोमोबाइल, मतलब ज़्यादा स्पाइसेस देके कम ऑटोमोबाइल मिलेगा। तो ये ट्रेड जो होगा इंडिया के लिए अनफेवरेबल ट्रेड होगा, ठीक है ना। तो इलास्टिक में फेवरेबल जा रहा है इंडिया को और जर्मनी के लिए वो अनफेवरेबल हो जाता है। वैसे ही अगर इन इलास्टिक होगा तो इंडिया के लिए अनफेवरेबल है लेकिन जर्मनी के लिए फेवरेबल हो जाता है। तो दोनों की कहीं ना कहीं कंट्री के लिए ये प्रॉब्लम है, इसीलिए वो लोग ट्रेड करेंगे इक्विलिब्रियम पे, जहाँ पे ना इंडिया को लॉस हो ना जर्मनी को, दोनों को बेनिफिट्स होना चाहिए। दैट्स कॉल्ड इक्विलिब्रियम टर्म्स ऑफ ट्रेड विल बी डिटरमाइंड, जहाँ पे where the reciprocal demand for both the nation is matching with each other. तो hope you understood the concept of reciprocal demand. तो ये concept मैंने अपने हिसाब से आप लोग के लिए बनाया है स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ फॉलो concept को, देखो समझो याद कर लो उसको, ईजीली मैंने आपके लिए लिखा है। नेक्स्ट लेक्चर में ऑफ़र कर्व्स का नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे हम लोग विथ न्यू वीडियो न्यू लेक्चर्स के साथ। तो होप यू अंडरस्टूड ऑल। प्लीज़ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स लोग को भी ये वीडियो शेयर करो, उनके लिए भी ये आसान कॉन्सेप्ट हो जाए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।